SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ BSNL सेवा नई दिल्ली द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जयंती समारोह CTO सभागार ईस्टर्न कोर्ट नई दिल्ली में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रामदास अठावले केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार रहे। साथ ही BSNL CFD PK पुरवार, CGO RK गोयल, अजीत गौतम आदि रहे। सर्वप्रथम आए हुए मुख्य अतिथियों द्वारा बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारी ND राम, राष्ट्रीय महासचिव RA मीना, श्रीचंद, बालकिशन, शिवराम, मुकेश, सत्यवीर सिंह द्वारा अतिथियों को फूल बुके शॉल उड़ाकर व बाबा साहब का प्रतीक चिन्ह देकर मंच के माध्यम से सभी को सम्मानित भी किया गया। साथ ही क्रमानुसार सभी अतिथियों ने आए हुए सैकड़ों BSNL कर्मचारियों के समक्ष बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार रखे। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज। सभी लोगों को नमस्कार। आदरणीय माननीय मंत्री जी रामदास अठावले जी, मेरे साथीगण डायरेक्टर गौतम जी, आपके गोयल साहब, ND राम जी एवं सभा में उपस्थित सभी सज्जनों एवं बहनों, आज जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो 132वीं जो जन्मदिन है माननीय बाबा साहब का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब जैसा बार बार ये कहा गया किसी वर्ग के नहीं थे, वो देश के ऐसे लाइट थे जिन्होंने कि हम सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसको फॉलो करते हुए आज 75वें साल हम उसको फॉलो करते हैं। देश में जब हम फर्क देखते हैं कि एक वर्ग एक देश को अगर हम उठाते देखें और अपने आसपास के देशों में देखें कि क्या हो रहा है, तो फर्क एक ही नजर आता है। रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो उनका सोच था उसने इस देश को बांधा और जिसकी वजह से ये देश प्रगति किया। दूसरा जो उनका विजन था महिलाओं का सशक्तिकरण। कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक 50% जो हमारे देश के लोग हैं उनकी भागीदारी नहीं। और तीसरा, कोई भी वर्ग अगर पीछे रह जाएगा शिक्षा होने में, शिक्षित होने में या किसी ग्रोथ के पार्ट में न होने में, तो निश्चित रूप से वो समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता। ये सोच आज के 75 साल पहले या 100 साल पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी। वो सोच रखना 100 साल पहले ये विजनरी का ही काम हो सकता है। वो डॉक्टर साहब भीमराव बाबा साहब, उनके पास विजन था, उनके पास दूर देखने की शक्ति थी। उन्होंने देश को कैसे बांधा जाए, उसको प्रगति पर कैसे ले जाया जाए, और वो प्रगति इंक्लूसिव होनी चाहिए। इसका मतलब कि देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग और जेंडर एक साथ प्रगति कर सके। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर समाज में जो व्यक्ति पीछे की तरफ है, अगर उसको आगे आना है तो केवल एक और एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। केवल इकोनॉमिक न केवल इकोनॉमिक डिस्प्रपोर्शनैलिटी होती है, न केवल सामाजिक होता है। जब हम देखें तो अगर आप रूरल एरिया से आते हैं और अर्बन एरिया से आते हैं तो वहां भी जो सुविधाएं हैं, शिक्षा की जो अपेक्षाएं हैं और जो हम लोगों के पास फैसिलिटी होती है अर्बन एरिया में, वो रूरल एरिया में नहीं होती। आगे अगर बढ़ना है तो केवल एक ही मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा और कहना चाहूंगा, शिक्षा और शिक्षा केवल एकमात्र तरीका है जिसको हमें देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। और दूसरा, नारी सशक्तिकरण। हम अपने घर में जब कभी बात होती थी, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो कहा करते थे, अगर लड़का पढ़ता है
तो एक परिवार पढ़ता है या एक व्यक्ति पढ़ता है, और लड़की पढ़ती है तो कम से कम 2 परिवार पढ़ते हैं। वो एक जिस परिवार में जन्म ली है उस परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, और उससे ज्यादा जिस परिवार में वो जाती है उस परिवार को एडॉप्ट करती है, उस परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो बाबा साहब का सोच बहुत बड़ा सोच था कि नारी सशक्तिकरण और शिक्षा अगर हम आगे ले जाएंगे तो उसी से सामाजिक न्याय बनेगा और सामाजिक समानता बनेगी। कोई भी देश तब तक अच्छा नहीं हो सकता या विकसित नहीं हो सकता जब तक समाज के हर व्यक्ति का उसमें योगदान नहीं होता। तो आज जरूरत है कि जो व्यक्ति इस सामाजिक न्याय से या सामाजिक समानता में पीछे रह गए हैं, हम सब लोग सशक्त हैं। हम लोग जो इस कमरे में बैठे हुए हैं वो सभी लोग सशक्त हैं। हर व्यक्ति का दायित्व बन जाता है कि कम से कम एक हाथ पकड़ के उसको ऊपर लाने का प्रयास करें, उसको शिक्षित करने का प्रयास करें, उसको सामाजिक न्यायता देने का प्रयास करें। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, बाबा साहब की जो सच्ची श्रद्धांजलि हमारी होगी वो यही होगी कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ सकें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर रखते हुए सामाजिक न्याय को, सामाजिक समानता को हम आगे ले जा सकें। एटी राम साहब ने बहुत सारे इशू रेज किए हैं जो कि बीएसएनएल से जुड़े हुए हैं। मैं जरूर उन पर कुछ चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज है कि मैनेजमेंट बिल्कुल क्लियर है कि आज की तारीख में अगर बीएसएनएल का विकास करना है तो मैनेजमेंट खुद सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। किसी और व्यक्ति को अकाउंटेबल या ट्रांसपेरेंट करने के पहले जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं वो अकाउंटेबल होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले 3 से 4 साल के अंदर बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं जो केवल एक ही दायित्व को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं कि मैनेजमेंट कितना ट्रांसपेरेंट हो सकता है। पहली ट्रांसपेरेंसी, आज की तारीख में ट्रांसफर पोस्टिंग किसी के कहने से या किसी के फौवे से होती है, या आपकी बात जो है जो करने वाले थे उन तक पहुंच नहीं पाती थी। अब आपका ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, हर व्यक्ति की एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में पहुंचती है। इसका मतलब पहले एक आपने एप्लीकेशन दी, जिसकी मर्जी है वो दे, जिसकी मर्जी है वो फाइल में रखे, जिसकी मर्जी है ऊपर जो है उसको फॉरवर्ड करे या ना करे। अब सब चीज ट्रांसपेरेंट है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि सारी चीज ठीक है, मैं बड़े क्लियरली कहूंगा, क्योंकि जब आप ट्रांसपेरेंटली लाने की कोशिश करते हैं तो पहला जो आपका माइलस्टोन होता है कि 90% हम सफलता पाए, फिर 95% लाइन, फिर 98% लाइन, अब 100% की तरफ बढ़े। अगर आप 100% पहले बार में ही अगर लाने की कोशिश करते हैं तो वो सिस्टम कई बार असफल हो जाता है। तो आज की तारीख में बीएसएनएल में ऑनलाइन ट्रांसफर ओटीपी की सुविधा आने के बाद ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। दूसरी चीज, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि कितने रोस्टर पॉइंट हैं, उन रोस्टर पॉइंट का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है और कौन व्यक्ति है। पहले कागज पे ये चीजें लिखी जाती थी और वो होती थी, आधी होती थी, कई बार वो नहीं होती थी। अब ई रोस्टर, जितने कैडर कॉर्पोरेट ऑफिस से गवर्न होते हैं, आज की तारीख में 100% ई रोस्टर इंप्लीमेंटेड है। आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं कि कौन कौन से रोस्टर पॉइंट पे कौन व्यक्ति है, क्या है। तो ई रोस्टर से आने से इसका एक प्रगति हुई है और इसी ई रोस्टर को फील्ड यूनिट को भी डायरेक्शन दिया गया है कि सारे कैडर्स पे आप इसको इंप्लीमेंट करिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। जहां तक एंगेजमेंट का प्रोसेस है, सारी यूनियन, एसोसिएशन और साथ ही साथ सेवा, हम टाइम टू टाइम सभी के साथ डायलॉग स्थापित करते हैं। कोई भी जो ब्रॉडर पॉलिसी हम स्थापित करते हैं, जनरली हम उसका ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डालते हैं। यूनियन एसोसिएशन को
बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, उनके व्यूज लेते हैं। ये एक स्टैब्लिश प्रिंसिपल है जो पिछले 3 साल से मैं कर सकता हूँ कि हर बड़ी पॉलिसी में हमने फॉलो किया है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी भी रहे और आपके व्यूज भी रहे। अब होता क्या है कि आपके अगर 100 सुझाव हैं, हो सकता है हमने 80 माने हो, 85 माने हो और 10, 15, 20% हो सकता है कि हमने उनको ना माना, क्योंकि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट कई बार दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत सारे इश्यूज तक कन्वर्ज नहीं होते, क्योंकि आपका अपना एक व्यक्तिगत सोच हो सकता है, हमारा एक सोच ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म के विजन के साथ हो सकता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी और एंगेजमेंट बीएसएनएल में एक बड़ा कोडिफाइड प्रोसीजर है, और मेरे पास मैं ये कह सकता हूं कि आज की तारीख में अगर किसी ने मेरे पास कार्ड भेजा है या अपना एक हाथ से लिख के भेजा है कि मैं मिलना चाहता हूं, मैं चाहे रात को 9 बजे मिलूं, चाहे 8:30 बजे मिलूं, लेकिन मैं मिलता जरूर हूं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने मेरे पास स्लिप भेजी और मैंने उसको न बुलाया हो। ये हो सकता है कि वो आदमी से मैं रात को 9:30 बजे मिलूं, क्योंकि कई बार मेरा काम का दायरा इतना ज्यादा रह जाता है कि मैं नहीं मिल पाता हूं। लेकिन मेरे कमरे के बाहर अगर कोई व्यक्ति वेट कर रहा है तो मैं तब तक घर के लिए नहीं जाता हूं जब तक उस व्यक्ति से मिल नहीं लेता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह सके, और ये नहीं है कि वो केवल यूनियन का पदाधिकारी हो, एसोसिएशन का पदाधिकारी हो, ये नहीं है। कोई भी बीएसएनएल का एम्प्लॉय अगर अपनी चिट भेजता है तो मैं उससे चाहे कितने बजे मिलूं, मैं घर जाने के पहले उससे जरूर मिलता हूं। खड़े होकर मिलूं, बातचीत करते हुए मिलूं, लिफ्ट में मिलूं, कार में मिलूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास अगर कोई नहीं होता तो उसको कार में बिठा लेता हूं अपने साथ कि चलो मेरे साथ बात करते हुए चलो, लेकिन मैं मिलता हूं। तो डायलॉग और एंगेजमेंट मेरी तरफ से हमेशा रहेगा और हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि जो आप निर्णय ले रहे हैं वो सही रास्ते पे है, सही दायरे पे है या नहीं। जहां तक प्रमोशन की बात है, मैं ये कह सकता हूं कि 2023 का वर्ष और 2022 का वर्ष, दोनों ही वर्ष बहुत अच्छे थे प्रमोशन के लिए। 2022 में शायद ही कोई कैडर ऐसा हो जिसमें कोई भी व्यक्ति एलिजिबल हो जिसके प्रमोशन हमने नहीं किए हो। केवल 2 कैडर बचे हुए हैं, एक एजीएम टू बीजीएम, एक एओ टू सीओ। जो 2022 में एक कैडर ऑफ था, एसपी सिविल टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, तो 3 ही कैडर बचे थे जिसमें प्रमोशन नहीं हुआ था। और वो तीनों केस ऐसे थे जिनमें की कोर्ट केसेस की वजह से कोर्ट का स्टे था। तो 2022 में बम्पर प्रमोशन हुए, सभी लोगों के जो ड्यूज थे, जो भी चीजें हो सकती थी वो हमने करने की कोशिश की है। और 2023 में भी मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा कि जिसकी कैडर का प्रमोशन वैकेंसी के हिसाब से जो बनता है वो निश्चित रूप से हम करेंगे। आज की तारीख में जो 3 कैडर बचे हुए थे उनमें से एक कैडर का प्रमोशन ऑलरेडी हो गया है, एसटी सिविल टू जो है एक्सचेंज सिविल का। और जैसे मैंने कहा कि एंगेजमेंट, क्योंकि बार बार एक इश्यू हमारे सामने आ रहा था कि सर एजीएम टू डीजीएम और एओ सीओ में जो कोर्ट केस है उसमें बीएसएनएल और जो बीएसएनएल के एम्प्लॉइज का जो सोच है उसके हिसाब से कोर्ट में आर्गुमेंट प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। तो मैंने सभी यूनियन एसोसिएशन से बात की, उसमें सेवा और सबने ये सजेस्ट किया कि सर सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं, उनको आप एंगेज कर लीजिए। एंड यू विल नॉट बिलीव इट कि मैं 3 लाख रुपए पर हीरिंग उनका पे करना, और अभी तक सबके लगभग हीरिंग हो चुकी है। तो मैनेजमेंट बिल्कुल क्लियर है, पैसा एक अलग दायरा है, चाहे वो 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं या 20 लाख खर्च हो रहे हैं या 30 लाख खर्च कर रहे हैं हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई चीज बीएसएनएल एम्प्लॉई के भले के लिए है, उनके प्रमोशन के और उनके कैरियर के प्रोग्रेस के लिए है, तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को ले जाना पड़े या हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को एंगेज करना पड़े, बीएसएनएल मैनेजमेंट फुल्ली कमिटेड है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उसको निभाना और उसको पूरी तरह से पालन करना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और
हम इन चीजों के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। आज की तारीख में पहली बार अगर आप देखेंगे तो हमने डीओपीटी से एंगेजमेंट किया और डीओपीटी से एंगेजमेंट करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके इंटरप्रिटेशन को लेके 2 या 3 बार हमने डीओपीटी से एंगेजमेंट किया और जो डीओपीएनटी ने हमें सलाह दी वो सलाह मानते हुए हमने ओन मेरिट के कॉन्सेप्ट को लगाते हुए प्रपोजल को इंप्लीमेंट किया। जबकि बीएसएनएल के अंदर अधिकारी वर्ग में भी और जो हमारे डिफरेंट वर्ग के लोग थे उनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग था, लेकिन मैनेजमेंट ने बिल्कुल बोल्डली इस चीज को फॉलो किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स किसी भी ग्रुप को मिले हुए हैं उसको इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट का कोई डिस्कशन नहीं है, वो उसका दायित्व है और दायित्व को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। एक जो इशू जो मैंने अभी तक टच नहीं किया है वो एमएसआर के इम्प्लीमेंटेशन की बात है। देखिए, अगर बीएसएनएल को आप देखें 2019 का बीएसएनएल और 2023 का बीएसएनएल, 2019 में आप के सामने केवल एक ही स्थिति थी, क्या मेरी तनख्वाह मिलेगी। हर व्यक्ति जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास यही आता था कि सर इस बार 20 तारीख को मिलेगी कि 25 को मिलेगी कि 28 को मिलेगी या मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरी नौकरी पक्की होगी कि नहीं रहेगी और मेरा भविष्य क्या होगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सब लोगों को एक दायित्व अपने ऊपर लेना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अकेले मैनेजमेंट की नहीं है। मैनेजमेंट आता है और जाता है, सीएमडी और डायरेक्टर आएंगे और जाएंगे, आप परमानेंट हैं। आपका भला और जो चीज आपके लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट में वो देखना आपकी जिम्मेदारी है, न केवल मैनेजमेंट की अकेले। मैनेजमेंट जो आज की तारीख में कार्य करने की कोशिश कर रहा है वो केवल एक ही चीज है कि बीएसएनएल सुदृढ़ बने, और अगर इसको सुदृढ़ बनाना है तो हम सब लोगों को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेरिट को किसी तरह से हम सिस्टम में लेके आए, और मेरिट को जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम साथ ही साथ जो सामाजिक समानता की बात है उसको भी ध्यान में रखें। इसीलिए सारे रिजर्वेशन के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है, और साथ ही साथ जब इन चीजों पे विचार हो रहा था, इवन पिछली बार जब बोर्ड में निर्णय हुआ रहा था कि होना चाहिए तो उस वक्त भी ये ध्यान रखा गया था कि हमारे जो लोग हैं वो क्वालिफाई सभी वर्ग के लोग कर सके। आज अगर आप देखेंगे पिछले 10 दिन पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और बड़ी पक्ष की बात है कि जनरल कैंडिडेट में भी एक लार्ज चंक ऑफ पीपल आर फ्रॉम एससी एंड एसटी कम्युनिटीज। बहुत बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है और मैनेजमेंट इसलिए कमिटेड है। जब मैं पिछले हफ्ते इस चीज पर विचार कर रहा था तो मैंने इस चीज के लिए आगे इस चीज को देखा कि भाई मेरे अपने जो लोग हैं, चाहे वो एससी कम्युनिटी से हो, चाहे एसटी कम्युनिटी से हैं, चाहे ओबीसी कम्युनिटी हो या पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी से हैं, उनको मैं कैसे सशक्त करूं, उनको कैसे अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे सकूं जिससे कि वो अच्छी जो है वो ट्रेनिंग ले सके, अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले उनको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पास होने की और अपने आप को सशक्त करने की। तो मैनेजमेंट फुल्ली कमिटेड है इस चीज पे कि उनको हम आगे बढ़ा सकें। एमएसआर पे जो निर्णय है वो बोर्ड के एक जो है सम्मिलित निर्णय है। हम देखेंगे तो उन्होंने बात रखी है हमारे सामने कि उसको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बात नहीं चलिए, अगर बीएसएनएल को सशक्त करना है तो मेरिट को बिना लाए हुए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, मेरा रोल मैं बहुत पॉपुलर हो सकता हूं क्योंकि बांटना और नाम अपना उछलवाना ये बहुत इजी काम है टॉप पोस्ट पे बैठ के, लेकिन उसके जो रिपरकशन होंगे वो आप लोगों पे होंगे, किसी और पे नहीं होंगे।
ऐसे सीएमडी में मेरा टेन्योर अगर देखें तो 9 साल का है और मेरा रिटायरमेंट 2 साल का है। मैं बहुत पॉपुलर हो सकता हूँ कि मैं सारी चीजें बांट के किसका पैसा बांटूंगा, मेरी जेब से तो नहीं आता। मैं अपने लिए अपनी जेब से तो पैसा नहीं बांटूंगा, अपनी तनख्वाह से तो नहीं बांटूंगा, अपने जीपीएफ से तो नहीं बांटूंगा। आप ही का पैसा आप ही को देके मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, लेकिन उस पॉपुलर की कीमत कौन चुकाएगा? मैं नहीं चुकाऊंगा, आप चुकाएंगे। और 2019 को आप रिकॉल करके देख लीजिए कि जब का दिन था, बहुत पॉपुलर बहुत सारे लोग हुए थे, लेकिन पॉपुलैरिटी की कीमत आप ही लोगों के पास है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, देखिए सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, नारी शक्ति, ये मैनेजमेंट के लिए केवल नारे नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ बीएसएनएल को खुदरा करना, मेरिट बेस्ड करना, इसको कंपटीशन के लिए तैयार करना, ये हमारा विजन होना चाहिए। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ कठिन निर्णय भी लेने पड़ेंगे तो हमें लेने में हिचक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि अगर हम आज नहीं लेंगे तो हम कल के आपके भविष्य के साथ जो है कंप्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट फुल्ली कमिटेड है और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, भारत सरकार का बहुत सहयोग है और मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसा पैकेज किसी सरकार ने किसी पीएससी को नहीं दिया। 1,60,000 करोड़ का पैकेज भारत सरकार ने दिया है और उसमें माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये पैकेज है, आगे बीएसएनएल कैसे सुदृढ़ होना चाहिए उसके लिए कंप्लीट विजन सरकार ने हमारे सामने रखा है। मैं 2-3 चीजें उसमें कहना चाहूंगा। किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है वो उसका स्पेक्ट्रम होता है। आज की तारीख में हमारे पास केवल एक 2100 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम, वो भी 5 मेगाहर्ट्ज था, उसके अलावा कोई स्पेक्ट्रम नहीं था। इसका मतलब मेरे पास 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था और अगर हम वोडाफोन, भारती और जियो को देखें तो 1100 से लेकर 1600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उसके पास होता था। तो आप कंपीट ही नहीं कर सकते। भारत सरकार ने सहयोग देते हुए 900 मेगाहर्ट्ज, आपके 2100 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 2600 मेगाहर्ट्ज में हमें स्पेक्ट्रम अलॉट किया। उसके अलावा 700 मेगाहर्ट्ज, 3600 मेगाहर्ट्ज और आपके 26 गीगाहर्ट्ज में हमारे लिए 5G के लिए स्पेक्ट्रम ऑलरेडी रिजर्व कर दिया है। उसके लिए कैबिनेट को, जो कि लगभग 80,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम, 1,60,000 करोड़ के ऊपर सरकार ने व्यक्तिगत निर्णय लेते हुए वो कैबिनेट नोट तैयार हो गया है, वो कैबिनेट में जाने वाला है। मिनिस्ट्री से इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन कंप्लीट हो चुकी है। इतना बड़ा सहयोग सरकार में दे रही है। दूसरी चीज, आज अगर हम देखें तो हमें बहुत प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें 4G सैचुरेशन के लिए मिला, 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें कि लगभग 28,000 टावर बीएसएनएल लगाएगा भारत सरकार के ब्याज से। उसका पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, 5 साल तक उसके चलाने का एक्सपेंडिचर भारत सरकार क्लियर कर रही है। उसको करने के लिए 10% हमको जो खर्चा हो रहा है उसका में वो मार्जिन दे रही है और रेवेन्यू पूरा का पूरा बीएसएनएल का। इससे अच्छी सुविधा भारत सरकार क्या देगी? तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो है भारत नेट में, आज की तारीख में उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था और इस बात को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट बार-बार इस चीज पे विचार कर रही थी और ये हो रहा था कि ये 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज्ड है। सितंबर के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय संचार मंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि बीएसएनएल को बीएसएनएल का दायित्व सौंप दिया जाए और बीएसएनएल पॉलिसी बनाए जिसमें कि भारत नेट का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। हमने सितंबर के महीने में इस पे विचार किया और एक प्रपोजल भारत सरकार के सामने रखा। तो इमीडिएटली 1 लाख नए कनेक्शन लगाने के लिए भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए 9,000
मतलब 9,000 रुपए पर कनेक्शन के लिए 1 लाख कनेक्शन का 90 करोड़ का प्रपोजल अप्रूव किया। और आज अगर हम देखें वो 1 लाख कनेक्शन आप लोगों ने, मैनेजमेंट से नहीं, मैनेजमेंट केवल पॉलिसी बनाता है, काम आप लोग करते हैं। आप लोगों की मेहनत की वजह से 1 लाख कनेक्शन 3 महीने में लगे। तो भारत सरकार इतनी खुश हुई कि उसने उस पॉलिसी को 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया। जब 5 लाख किया तो अभी 3 लाख कनेक्शन हो गए। तो उसकी सफलता को देखने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से, पंचायती राज विभाग से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से बहुत सारे ऑफिशियल्स अक्रॉस द कंट्री गए, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट टेलीकॉम के, और उन्होंने उसको गांव-गांव में जाके देखा। और उन्होंने केवल एक दिल्ली के पास नहीं, कोई कर्नाटक गया, कोई महाराष्ट्र गया, कोई हरियाणा गया, कोई नॉर्थ ईस्ट में गया। और आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय इतना खुश हुआ उस काम को देख के कि अब 1-2 करोड़ नए कनेक्शन लगाने के लिए 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार ने कंप्लीट किया है। और मुझे जो जानकारी है, इसी महीने उसका कैबिनेट नोट भारत सरकार कंसीडर करेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी इसी अगले महीने के अंदर इस पे रिव्यू लेने वाले हैं टू सी टू इट कि ये प्रोजेक्ट और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। तो बीएसएनएल के लिए 30,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, 15,000 करोड़ का दूसरा प्रोजेक्ट आपको भारत सरकार ने इसलिए दिया है क्योंकि आप सशक्त हो रहे हैं, आप कार्य कर सकते हैं। तो मेरा केवल एक आप लोगों से अनुरोध है, भारत सरकार आज की तारीख में बीएसएनएल को सशक्त देखना चाहती है। क्या हम देखना चाहते हैं? ये एक सवाल है। अगर हम मेहनत करेंगे और उसको सशक्त करेंगे तो पैसे की कोई कमी बीएसएनएल को नहीं होने वाली है। अगले 5 साल में बीएसएनएल लगभग अपने सहयोग से और उससे 30,000 करोड़ का इक्विपमेंट ऑर्डर कर रहा है। 4G में 15,000 करोड़ का, सारे आज की तारीख में ट्रांसमिशन नेटवर्क में अगर आप देखें BLG आनी शुरू हो गई, MPLS IP राउटर्स आने शुरू हो गए, आपकी OTN फाइनलाइज हो गया, फील्ड में बैटरी और पावर प्लांट के इश्यू थे, बहुत बड़ी संख्या में 18,000 बैटरियां ऑलरेडी ऑर्डर की जा चुकी हैं और 11,000 का ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब है कि फील्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाए। क्योंकि मेरे पास एक मंच है, उस मंच का मैं उपयोग जरूर करूंगा कहने में। नेटवर्क लगाना और इन्वेस्टमेंट करना एक पार्ट है, लेकिन कस्टमर को सर्विस देना दूसरा पार्ट है। तो अगर हम मुस्कुराहट के साथ अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे तो इससे सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन अगले 5 साल बाद कोई नहीं होगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि भारत सरकार का सहयोग के साथ अगर हम मेहनत करके अगर ले जाएंगे तो बीएसएनएल में 2019 कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और मैनेजमेंट हमेशा कमिटेड रहा है अपने हर वर्ग के लिए। मैंने जैसे कहा 2022 में हर वर्ग में जो प्रमोशन की, हमने हर वर्ग के प्रमोशन किए। 2023 में हमने कैलेंडर और प्रमोशन की इवेंट ऑलरेडी नोटिफाई कर दी है। इसलिए नहीं, जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट अकाउंटेबल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे पास क्या होता था कि जिस वर्ग के लोग ज्यादा आवाज उठा लेते थे या जिसका पौवा ज्यादा होता था या किसी यूनियन का जो पदाधिकारी गण था उसका प्रमोशन उसमें हो सकता था, तो उनके लोग आके अपना प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ाते थे। आज की तारीख में हमने हर कैडर की हर उसकी मंथ वाइज टीपीसी का कैलेंडर फिक्स कर दिया है। तो ना किसी के कहने की जरूरत है, ना किसी के आने की जरूरत है, ना किसी को नमस्ते करने की जरूरत है, ना किसी का पौवा लगवाने की जरूरत है। तो टीपीसी का कैलेंडर ऑलरेडी नोटिफाइड हो गया। अब आइए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइव 100% में 2023 में रेगुलराइज कर दूंगा। 10 साल से लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं हुए थे। आज की तारीख में आपका जेडीओ का एग्जामिनेशन 1 हो गया, उसके बाद स्पेशल लाइफ हमने जेडीओ का कर दिया, नोटिफाई कर दिया। एमटी का फाइनलाइजेशन पिछले 4 साल से नहीं हुआ था, रिजल्ट डिक्लेयर करके उसको फाइनलाइज कर दिया। थर्ड, जेडीओ टू एसडी जो लाइफ होना है वो मई के महीने में नोटिफाई हो जाएगा। उसी तरह से एसडी टू एजीएम
भी इस साल होगा। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरिट को अगर प्रमोट करना है तो हमको ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी ऑफ मेरिट प्रमोशन लानी चाहिए, और मैनेजमेंट इसके लिए फुल्ली कमिटेड है और इंश्योर करेगा कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो और उस सब में आप लोगों का सहयोग हो। और क्यों? सुदृढ़ बीएसएनएल सबके हित के बात है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, सहयोग दीजिए जिससे कि हम इसमें आगे बढ़ जाएं। आज मौका है कि हम जहां पे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब की जन्मतिथि को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, मेरी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब मैं सारे जो प्रमोशन है और सामाजिक समानता के सामाजिक न्याय को रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को देखते हुए 2023 में अगर कंप्लीट करूं तो ये मेरे लिए सही में गौरव है। मेरा कमिटेड विजन है कि सारे प्रमोशन टाइमली हो, अच्छे से हो, और आप सब लोगों से अनुरोध है कि कस्टमर को अच्छे से सर्विस दें जिससे बीएसएनएल सुधरा हो। इशू अभी भी पड़ा हुआ है, मुझे कहने में कोई रिजर्वेशन नहीं है। कोर्ट ने हमको रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए परमिट किया, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने परमिट नहीं किया है। इस केस में हम कोर्ट में वापस रिजल्ट डिक्लेयर का जो इशू है वो फाइल करने जा रहे हैं और कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे कि आप अपने स्टे को हटाएंगे, क्योंकि सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी एग्जामिनेशन में